देखिए नेगेटिव में अगर मैं आपसे बात करूं तो नेगेटिव मेरे लिए सिर्फ इतना ही है इस गाड़ी में कि जो इसका ये नेक्सॉन जोड़नी है तो आग बंद करके भेजा। 20,000 चलने के बाद थोड़ा बहुत तो वेयर एंड टेयर यहाँ पर आप फील करेंगे। जो रबर के आप पाउडर कंपोनेंट देख रहे हैं ना, ये इसी का जो माउंटिंग है उसी का गिरा हुआ है। तो दोस्तों आज की पिछली वीडियो में हमने बात करी थी ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा के बारे में, जो कि मारुति की लेटेस्ट ऑफरिंग होने वाली है कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स की सबसे ज्यादा चहेती कार टाटा नेक्सॉन के बारे में। आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन और आने वाली ब्रेजा को। साथ ही आज हमारे साथ टाटा मोटर्स की नेक्सॉन के रियल ओनर है, जो कि 1 साल का एक्सपीरियंस अपने साथ लेके आए हैं कि टाटा मोटर्स की सर्विसेज उन्हें कैसी लगी, टाटा नेक्सॉन उन्हें कैसी लगती है, इसके फीचर फ्रंट उन्हें कैसा लगता है। तो भविष्य जी, आपका स्वागत है पावर रेसर में। तो सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने मुझे चैनल पे बुलाया, और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो आपने वीडियो बना रहे हैं नेक्सॉन के बारे में, इससे जो दर्शक हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा डाउट क्लियर होंगे जी। सबसे पहली चीज़, हमने बात करी थी नेक्सॉन का। सर हमें पूरा अपना जो ओनरशिप है, जो 1 साल का वो अपने साथ एक्सपीरियंस लेके आए हुए हैं कि टाटा की सर्विसेज कैसी है, टाटा की गाड़ियाँ कैसी है, इसकी रिलायबिलिटी कैसी है, इसका फॉर्म फैक्टर कैसा है, और सबसे बड़ी चीज़, क्या टाटा मोटर्स की ये नेक्सॉन एक हाइप है या सच में कुछ क्वालिटी आपको मिलती है। क्योंकि ये गाड़ी ना, आप खुद बताइए, 1 महीने में कितनी बिक रही है? ये 14,000। 14,000 1 महीने में 14,000 यूनिटें बिक रही है। इससे पिछले महीने अगर देखें तो 12,000 यूनिट थी। यानी कि जो ग्रोथ है वो रियल ग्रोथ है, और ऐसा नहीं है कि सडनली कोई मार्केटिंग टाटा मोटर्स ने करी है और 1 महीने में। हाँ, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, अगर ये गाड़ी 14,000 बिक रही है तो देखिए इंडिया में कोई भी गाड़ी लेने जाता है वो ऐसी तो नहीं चले जाता है कि नहीं चले जाता। सब्जी खरीदने जा रहे हैं जैसे, वो कम से कम पहले अपनी पड़ोसियों की 2-3 गाड़ी चलाता है, उसके बाद जो है वो शोरूम पे टेस्ट ड्राइव लेता है, उसके बाद उसके बाद भी काफ़ी रिसर्च के बाद लोग गाड़ी लेने जाते हैं। तो अगर सेल्स हो रही है तो इसका मतलब है कि गाड़ी में कुछ ना कुछ है। और जो मारुति की नई ब्रेजा आने वाली है, क्या वो नेक्सॉन से ज्यादा बढ़िया ऑप्शन होगा? क्या अभी भी नेक्सॉन ब्रेजा को अच्छी टक्कर दे सकती है? ये दोनों ही क्वेश्चन में जो कंफ्यूजन है वो सब कुछ हम क्लियर करेंगे। लेकिन इससे पहले आज की वीडियो में जो आज हमारे साथ गेस्ट है, जो कि है भविष्य जी, जिनका खुद का भी एक चैनल है, वो अपने बारे में कुछ हमें बताएंगे कि क्यों उन्होंने टाटा मोटर्स की नेक्सॉन ली है। क्योंकि उस समय इनके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। एक्सयूवी 300 इनके पास ऑलरेडी रही होगी, वेन्यू, सोनेट, मैग्नाइट, काइगर, इवन ब्रेजा भी तब इनके पास ऑप्शन में रही होगी, लेकिन फिर भी इन्होंने नेक्सॉन लेना पसंद करा। तो जानते हैं कि भविष्य जी की क्या राय है इस गाड़ी के बारे में। और पहले तो सर अपने बारे में बताइए, क्या है आपका पूरा एक तरीके से बैकग्राउंड, आपका व्यू पॉइंट क्या है, गाड़ियों को आप क्या समझते हैं, और कैसे आगे जो हम बात करेंगे उसमें आप अपने व्यू पॉइंट हमें देंगे। जी, मेरा नाम भविष्य है और वैसे प्रोफेशन से मैं टीचर हूँ, और गाड़ियों का शौक़ बचपन से है, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे उतना तो याद नहीं, लेकिन 7-8 साल से की उम्र से स्टीयरिंग पकड़ लिया था। और ये नेक्सॉन मेरी 8वीं गाड़ी है अभी तक। और जो है गाड़ियों का शौक़ रखते हैं, गाड़ियों के बारे में जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बस इतना ही है अपने बारे में, अपने इंट्रोडक्शन जो है एक तरीके और से। सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन इनका मैं ये देना चाहूंगा कि ये जहाँ रहते हैं, ये हम उत्तराखंड में रहते हैं, जहाँ पर आपको शहर भी मिलेगा, पहाड़ भी मिलते हैं, हाईवेज भी मिलते हैं, और खराब रास्ते भी मिलते हैं। मतलब साल भर में 2 महीने तो रोडें खराब ही रहती है। तो बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसी गाड़ी भी इन्हें चाहिए थी जो कि खराब रास्तों को अच्छे से हैंडल कर पाए। तो सर आप अपनी इस गाड़ी के बारे में बताइए, कब आपने ये ली, कौन सा ये मॉडल है, कौन सा ये इंजन ऑप्शन है, क्या मैनुअल है, ऑटोमेटिक है, सब कुछ बताइए। इस गाड़ी को पूरा 1 साल होने वाला है इस 27 तारीख को, जून 27, 2022 को इसको 1 साल हो जाएगा। और 1 साल में करीब मैंने ये चला दी है, अभी 22,000 किलोमीटर चल गई, मतलब बहुत अच्छी रनिंग है। इसकी जो रनिंग है वो भी बेसिकली पहाड़ों पे तो है ही, लेकिन हाईवेज में भी है और कच्चे रास्तों में, जैसा ये रास्ता अभी आप देख रहे हैं, हमारे पहाड़ों पे जो है गाँवों को तो ऐसे रास्ते होते हैं, तो इन रास्तों पे भी ये गाड़ी चली हुई है। और एक बहुत लंबी रोड ट्रिप इससे मैंने करी है, करीब 5,000 किलोमीटर की पूरी रोड ट्रिप है। हाँ, उत्तराखंड से गोवा तक इस गाड़ी को मैं लेके गया हूँ, इवन रोहतांग तक लेके गया हूँ। तो भविष्य जी ने जैसे हमसे कहा कि ये उत्तराखंड से गोवा गए हैं, तो करीब 5,000 किलोमीटर की उन्होंने पूरी ट्रिप करी है। और भविष्य जी, आपकी जो गाड़ी है ये पेट्रोल है शायद? पेट्रोल है जी, बिल्कुल। ये पेट्रोल मॉडल है और मैनुअल में है। मैनुअल में। और खास बात ये है कि वेरिएंट कौन सा है ये बेस मॉडल, ये स्टार्टिंग वेरिएंट है इसका। और भविष्य जी ने कहा कि इनकी 8वीं गाड़ी थी, तो एक 8वीं गाड़ी लेने वाला बंदा स्टार्टिंग वेरिएंट ले रहा है, वो क्यों ले रहा है? देखिए, उसका सबसे बड़ा कॉज ये है कि एक वैल्यू फॉर मनी कहते हैं ना जिस चीज़ को, कि आपको आपकी चॉइस क्या है। कई लोगों को गाड़ी चाहिए होती है फीचर्स के लिए, किसी को म्यूजिक सिस्टम पसंद होता है, किसी को सनरूफ पसंद होता है, मुझे गाड़ी चलाने के लिए चाहिए होती है, चलाने के लिए मेन चीज़, जो उसका मेन पर्पस है वो पूरा हो जाए। तो उस हिसाब से मैंने देखा कि यार मैं अगर इसके एक्सएम वेरिएंट में जाता हूँ, इससे ऊपर जो है वो 1 लाख रुपए महंगा है, प्रीमियम है इससे। हाँ। और उसमें जो चीज़ें मुझे मिल रही थी
उसके मुझे वैल्यू लग नहीं रहा था कि वो 1 लाख तक मुझे वर्थ इट है। कॉस्ट करेगा, हाँ, और उससे ऊपर के जो मॉडल थे वो मेरे बजट से बाहर हो गए। बाहर हो रहे थे। तो इसलिए मैंने एक्सएम भी नहीं लिया और उसके बाद में सीधे एक्सी में आ गया। और मैंने यही देखा कि अगर उसमें मेरे को म्यूजिक सिस्टम मिल भी जाता है तो मैं उसको लगा सकता हूँ। लगा और सकता मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, आप एक्सएम में जो म्यूजिक सिस्टम आ रहा है और इस पे जो है, दोनों को कंपेयर करके देखिए, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। ये बहुत ज़्यादा बेटर है। सर आपने पेट्रोल छोड़ के डीजल क्यों नहीं ली? क्योंकि आपकी रनिंग अच्छी खासी है, पहाड़ों में आपको चलना है, अच्छा खासा टॉर्क वो आपको दे देता। अब और देखिए, एक और चीज़, हाँ, डीजल इंजन ज़्यादा साइलेंट है पेट्रोल के मुकाबले, पेट्रोल के मुकाबले ये भी सबसे बड़ी चीज़। इसकी क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बताइए। देखिए, पिछले साल क्या था कि थोड़ा सा कोरोना का भी था, लॉकडाउन खुल रहा था, बंद हो रही थी चीज़ें। तो जब मैंने शुरू में क्वेरी करी थी तो इसका मुझे जो है एक्सी बेस मिल रहा था डीजल का, मिल रहा था। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मैं लेट हो गया और 2 महीने बाद जब मैं गाड़ी लेने गया तो मुझे पता चला कि टाटा ने जो डीजल का बेस मॉडल है वो बंद कर वो दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया जी, डिसकंटिन्यू वो कर दिया। डिसकंटिन्यू कर मैं दिया। डीजल ही लेना चाह रहा था, मतलब मैं पहले डीजल ही लेना चाहता। फिर उसके बाद ऑप्शन वही आ गया एक्सएम, वो वैल्यू नहीं दिखी। वो था 1080 का, 10,80,000, और ये गाड़ी बैठ रही थी 8 लाख में ऑन रोड, ऑन रोड में ठीक है। अब आप 8 लाख और 1080, तो बहुत difference। 2,80,000 का, 3 लाख का डिफरेंस है। हाँ। लेकिन वो एक्सएम था, मैं ये नहीं वो कहूंगा कि एक्सेल उसमें था और फीचर्स डीजल होते, भी था। हाँ, बट वो फीचर्स मेरे काम के नहीं थे। एक चीज़ और आप देखेंगे कि जब सर ने गाड़ी ली थी भविष्य जी ने, तब इसकी एक्स-शोरूम प्राइस थी एक्सी की 7,19,000 रुपये। जी, अभी हो गई है 7,54,000 रुपये, 7.19 लाख रुपीज़ से 7.54 लाख रुपीज़ हो गई है। तो डिफरेंस आ गया है 35,000 रुपये का। 35,000, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। गाड़ी सेम टू सेम है, सेम टू सेम, कोई सेफ्टी नहीं बढ़ी है, जी, सब कुछ वही, सारे फीचर फ्रंट वही है। सारी चीजें वही हैं। तो अगर आप ऑन रोड में देखिए, 1 साल में 35,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो ऑन रोड में 50,000 से 70-80,000 का डिफरेंस आ गया है। जी, बिल्कुल, तो 365 दिन में, अभी छोटा सा हम कैलकुलेशन कर रहे थे, 365 दिन में करीब 60-70,000 रुपये बढ़ रहे हैं। जी, तो पर डे के हिसाब से ये गाड़ी 100 से लेके 150 रुपये महंगी होती जा रही है। महंगी होती जा रही है। ये मतलब बहुत ही मजाकिया आपको लगेगा, लेकिन सच बात है कि कोई भी गाड़ी मार्केट में है, सबकी रेट बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक कंपनी नहीं बढ़ा रही, बिल्कुल, हर किसी के रिसोर्सेज महंगे हो रहे हैं, इनपुट कॉस्ट सबकी महंगी होती जा रही है। तो आज आप एक गाड़ी देख रहे हैं और आपसे अगर एक दिन बाद उस गाड़ी को देखेंगे तो समझ लीजिए कि 150 रुपये गाड़ी महंगी होने वाली, जब भी उसका प्राइस रिवाइज होगा। बिल्कुल, एक्सयूवी की बात करी हमने, 300, उसे छोड़ दिया। जी। क्यों छोड़ा? क्योंकि सेफ्टी तो देखिए सर, सेफ्टी आपको इसमें मिल ही रही थी, उसमें उससे ज़्यादा सेफ्टी थी, देखिए, उसमें सेफ्टी थी, मगर मेरा कंसर्न सेफ्टी नहीं था। स्पेस भी था। नहीं, मेरा कंसर्न था ओवरऑल पैकेज। देखिए, एक्सयूवी में गाड़ी बेशक बहुत अच्छी है, चलने में बहुत अच्छी है, इससे ज़्यादा रिफाइंड इंजन वो प्रोवाइड देती करती है, है। लेकिन ड्राइवेबिलिटी इसकी सही है। हाँ, वही उसी बात पे मैं आ रहा हूँ कि अगर आपको माइलेज चाहिए, आपको बूट स्पेस बूट चाहिए, स्पेस चाहिए, ठीक है, आपको थोड़ा सा, ग्राउंड क्लियरेंस भी चाहिए। हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस भी चाहिए। जब मैंने पेट्रोल ली तो मेरे मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स थे, बहुत ही ज़्यादा डाउट, बहुत ज़्यादा बहुत ही डाउट। हाँ, क्योंकि टाटा और पेट्रोल का ऐसा कॉम्बिनेशन लगता नहीं है, बिल्कुल, जैसे महिंद्रा और पेट्रोल का भी तक नहीं लगता था, जब से बिल्कुल। वो 2 लीटर का TDI लाए जी, हैं जी, थार में, तब से लगा है कि कुछ बना सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरे मन में सबसे पहला डाउट था कि ये एवरेज देगी कि नहीं देगी। नहीं देगी, हाँ। हाँ, डरा हुआ था मैं काफ़ी। उसके बाद मेरा रिलायबिलिटी पे उससे भी बड़ा डाउट था, बट मैंने जो है रिस्क ले लिया उस टाइम पे। और रिस्क लेने के बाद जब अभी मैं आपको बताऊं, मतलब मैं इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड। 20,000 किलोमीटर, मतलब गाड़ी ने अभी अपनी एक्चुअल 10% लाइफ पूरी कर ली है। हाँ। 2 लाख भी अगर चलाओगे आप इसको जी, जी, जी। अगले 10 साल में। माइलेज की बात करूं तो पहाड़ों पे, इस जगह पे मुझे आराम से, मतलब कैसी गाड़ी चलाऊं मैं इसको, मतलब तो 16 का एवरेज आराम से मिल जाएगा, आराम से मिल रहा है, ठीक है। ठीक। और अगर मैं लाइट फुटेड चलाता हूं तो ये मेरा जो है 20 तक भी पहुंच जाता है। 20 से 21 का भी पहुंच जाएगा, हाँ, 20-21 भी पहुंच जाता है। ठीक। अभी मैंने एक वीडियो बनाया भी है जिसमें 21 का इसका एवरेज माइलेज मिला है। माइलेज आया है मेरे ज़माने का। ब्रेज़ा आ रही है। अब ये हम बात करते हैं कि क्या मारुति आपको इस बार दोबारा डिसअपॉइंट करेगी, या फिर से कुछ हल्का सा अपडेट देके कुछ दे देगी, या फिर कुछ बड़ा लाएगी जिससे वो वेन्यू और जो नेक्सॉन है इनको और हिला पाए एक जगह से। तो क्या दोबारा आ जाएगी क्या टॉप में, क्या लगता टॉप है? में आ भी सकती है, देखिए, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी यूएसपी है उसका 1.5 लीटर का इंजन, देखिए, गाड़ी का इंजन जो है वो उसकी जान होता है। जान होती है, गाड़ी उसके बिना बेकारी है। बेकारी होती है। तो अब देखिए, अब उन्होंने क्या करा है, उन्होंने इस बार ब्रेजा पे थोड़ा सा माइलेज भी बढ़ाया है। माइलेज बढ़ा, ठीक है। लेकिन पावर कम कर दी है। हाँ, पावर कम कर दी है थोड़ी सी। लेकिन उससे ड्राइवेबिलिटी में वही अंतर नहीं बढ़ा, क्योंकि टॉप एंड कोई खींचता नहीं ज़्यादा। बिल्कुल, जो ड्राइवेबिलिटी चाहिए, जो ट्रैक्टेबिलिटी चाहिए, वो है उसमें। जी, जैसे अब वो कह रहे थे ना हम, XUV 300 का इंजन होने का वो है, टर्बोचार्ज्ड है, पावरफुल भी दिखता है, सब कुछ। टॉर्क फिगर सब ज़्यादा है, लेकिन ये अच्छी लगती है ड्राइवेबिलिटी में। ड्राइवेबिलिटी में ये ज़्यादा। वो थोड़ी सी दब जाती है, जब तक उसका टर्बो स्पूल अप नहीं होगा तब तक वो कहती है भाई साहब पंजा और दबाओ, और मैं आ रही हूँ। थोड़ा सा ना उसके जो टॉर्क की आप बात कर रहे हो, इसमें 5 लोग बैठा के देखो और उसमें बैठा के उससे देखो, बैठा तो के आपको डिफरेंस अंतर है। इंजन में हाँ, ब्रेजा इससे आगे है,
वो आप भी मानते हो नहीं? बिल्कुल मानते हो, क्योंकि उनके पास डीजल नहीं है। आप इंजन में चुनोगे तो ब्रेजा आगे, क्योंकि नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर। और अगर डीजल होता तो ये आगे हो जाती, क्योंकि इसमें 1500 सीसी, उनके पास कुछ डीजल है ही नहीं, उनके पास 1300 ही होता तो, लेकिन वो BS6 लाए नहीं। और कीमतों की बात करेंगे तो ये अभी 754 की है। तो वो लोगों का ऐसा रहता है कि बेस मॉडल कोरा नहीं देते, थोड़ा सोचते कि फीचर दो, थोड़ा कमाई कर लो। मतलब कि आपको पावर विंडो मिल जाएगी, आपको सेंट्रल लॉकिंग मिल जाएगी, हल्का वाला म्यूजिक सिस्टम होगा, मिल जाएगा। दोस्तों ये तो बात रही ब्रेजा की। अब हम जानते हैं कि नेक्सॉन की सर्विस और इसका जो पूरा उनका एक्सपीरियंस रहा है, सर्विस सेंटर स्पेशली जो टाटा मोटर्स के ऑथराइज सर्विस सेंटर है, वहाँ इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। और खास बात यह है कि इन्होंने उत्तराखंड में भी सर्विस कराई है, रुद्रपुर में भी कराई है आपने? जी, रुद्रपुर में भी कराई है और गोवा में भी कराई है। और गोवा वाला एक्सपीरियंस थोड़ा सा खराब रहा था। खराब क्या रहा था, थोड़ा सा मैं कहूँगा कि थोड़े से केयरलेस हो गए थे बंदे। केयरलेस थे, और इनसे थोड़ा नुकसान भी हुआ इनका। जी जी जी। देखिए, टाटा की सर्विस पे सबको डाउट रहता है, डाउट रहता है, ये है, और मुझे भी था। और लेकिन जो तारीफ करता है वो बढ़ चढ़ के भी करता है। हाँ, नहीं मुझे भी था, लेकिन गोला गणपति जो हमारा हल्द्वानी में सर्विस सेंटर, वो पुराने एक्सपीरियंस मेरे भी अच्छे नहीं रहे। अच्छा। मेरे पास सफारी थी, ओके। बट नाउ अभी जब मैं नेक्सॉन लेके गया तो उन लोगों में बहुत ज़्यादा चेंजेस मुझे नजर आए। मतलब कि सर्विस करना बहुत प्रोफेशनली डील कर रहे हैं। प्रोफेशनली डील कर रहा है। और उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कोई आपको लग रहा है ना आपकी गाड़ी वारंटी पे है, आपको कोई कंपोनेंट लग रहा है यार ये सही नहीं है, तो सर्विस सेंटर वाले थोड़ा डिले करते हैं, मतलब चाहते हैं कि यार ये कस्टमर इसको चला ले, ताकि इन्वेंट्री डिस्टर्ब ना हो। तो मैंने उनको अपनी 2 प्रॉब्लम बताई। एक तो इसकी जो ये बेडिंग है साइड की, इसका अलाइनमेंट सही नहीं था। एक बहुत ही छोटी सी चीज है, फिट और फिनिश का पार्ट है ये वाला, जो ये जी, वाला, जी। ठीक है। तो उन्होंने एक बार कहने में उन्होंने जो है इसको चेंज कर दिया, ये जो पीछे वाला है, ठीक है। दूसरी चीज है इसकी जो सीट बेल्ट का लॉक है, उससे आवाज आ रही थी, तो उन्होंने सीट बेल्ट का लॉक भी वारंटी में पूरा चेंज कर दिया तुरंत। मतलब थोड़ा टाइम लगा पार्ट आने में, बट उन्होंने चेंज करा। मतलब ये नहीं कहा कि ये ऐसा है वैसा है, बहाने नहीं बनाए। मतलब ये नहीं कहा कि लुब्रिकेशन कर दिए सही हो जाएगा या थोड़ा बहुत। एक बार में बताया, और उन्होंने कहा सर ये तो वारंटी में हम आपका चेंज करेंगे। मतलब सेटिस्फेक्शन दिया। सर्विस में भी बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला मुझे। सर्विस में भी मुझे कोई ऐसी मतलब ऐसा लगा नहीं कि यार वो लापरवाही से काम कर रहे हैं, या अभी मेरी गाड़ी में ये भी होना था, ये चीज़ नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें भी मेरे को, मतलब मैं अभी इंजन ऑयल वाली सर्विस तो मैंने गोवा में कराई ना, वही उसका क्या था ये बताइए। उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस मेरा उतना अच्छा नहीं क्या रहा, उनने थोड़ा वो ग्रेड भी थोड़ा विस्कोसिटी हाई डाल दी, जिससे कुछ कह रहे थे आप जी, गाड़ी साइलेंट हो गई लेकिन माइलेज सही कम देने लग गई थी। उसमें क्या था कि एक तो मैं जब गया तो वो बड़ा अजीब सा टिन का छप्पर टाइप का था वहाँ पर को, वो सर्विस सेंटर जैसा नहीं, ऐसा लगता है यार ट्रकों की सर्विस होती है। तो टिन के छप्परों के नीचे वो कर रहे थे, थोड़ा सा मतलब हाइट थी उसकी, खुला हुआ था। आप गूगल मैप के हिसाब से गए? गूगल मैप में आपने डाला, वहाँ पहुंच गए? मैंने जो गूगल पे सर्च करा था सर्विस सेंटर, और बात भी ये बात गोवा की हो रही है। गोवा की हो रही है। प्लस उसके बाद जो है मतलब कि चलो ठीक है, उन्होंने सर्विस करनी शुरू कर दी, बस अपना इंजन ऑयल वो करा, सब करा, और अलाइनमेंट इसका आउट था थोड़ा सा, मैंने उनसे बोला भी था, तो वो चीज़ वो रिजॉल्व उन्होंने नहीं कर पाया, क्योंकि आपने कहा ना वो इनका टेम्परेरी एस्टेब्लिशमेंट था। जी, क्योंकि बाद शायद वो थी नहीं मशीनें। हाँ, तो वो चीज़ वो नहीं कर पाए उस चीज़ को। उससे सर का नुकसान भी हुआ मेरा उससे, क्योंकि टायर उसके बाद पूरा उत्तराखंड आना था, क्योंकि 2-3 हज़ार किलोमीटर का सफ़र था, और हाईवे थे तो हाई स्पीड में रहती है गाड़ी, जो एक साइड से इनर साइड से टायर है वो घिस गया। अब ये रहा सर्विस का पार्ट। आपका जो एवरेज सर्विस कॉस्ट 1-2 तो आपने पेड करा दी है, वो क्या रही? पेड सर्विस मतलब वो उसमें लेबर फ्री था, बहुत ज्यादा नहीं आया, 3200 रुपए आए थे। सिर्फ एक एलॉय की कमी है, नहीं तो ये बाहर से आप इसको पूरा टॉप मॉडल। तो चलिए बात करिए इसके नेगेटिव्स के बारे में भी थोड़ा, कि क्या इस गाड़ी के नेगेटिव्स है, क्या कारण है कि ये गाड़ी में अभी भी कुछ कमियां हैं, और टाटा मोटर्स क्या सुधार कर सकता है, और क्या कोई इसको एक आंख बंद करके ले ले तो उसको बाद में पछताना पड़ेगा, या फिर कुछ भी। आप अपने इसके नेगेटिव्स हमें बताइए, पॉजिटिव नहीं चाहिए, आप नेगेटिव बताइए। देखिए, नेगेटिव में अगर मैं आपसे बात करूं तो नेगेटिव मेरे लिए सिर्फ इतना ही है इस गाड़ी में, कि जो इसका ये इंजन है ये थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा करता है। मतलब कि इसकी नॉइज़ जो है वो थोड़ी मुझे खलती है, ये मुझे एक नेगेटिव लगता है। क्योंकि अगर थोड़ा सा स्मूथ होता है, जैसे इसका डीजल इंजन है, डीजल इंजन मतलब लोग कहते हैं कि डीजल इंजन थोड़े से रिफाइंड कम होते हैं, पेट्रोल ज़्यादा होते हैं, इसमें उल्टा है। पेट्रोल जो है वो थोड़ा सा आवाज़ करता है और डीजल ज़्यादा रिफाइंड है। तो मुझे थोड़ा सा ये चीज़ इसकी खलती है। ये नेगेटिव मुझे इसकी ये खलती है कि इसका जो ए पिलर है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है गाड़ी को ड्राइव करने पे। मतलब जब हम गाड़ी चलाते हैं तो पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आपको गर्दन जो है अपनी हिलानी पड़ती है थोड़ी सी, ये थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी तो इसमें मेरे को ऐसा कोई नेगेटिव लगता नहीं है। थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि लोगों को कभी कभी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि सेंसर हो गए, तो
मेरा एक्सपीरियंस जो बोलता है, जितनों ने मेरे से दिक्कत दी है, मतलब कि मुझे बताया है अपनी दिक्कत कि मेरी गाड़ी में ऐसा हो गया, ये लाइट आ रही है, तो बेसिकली वो तब होता है कि जब आप कभी आफ्टर मार्केट काम कराते हो और किसी नौ सिक्के से करा देते हो, कोई वायरिंग में दिक्कत हो जाती है, कुछ जाती है, तब वो थोड़े से सेंसर, अभी तक 2-3 लोगों ने मुझसे शिकायत करी और उनका लास्ट में कंक्लूजन यही निकला कि फिटिंग में प्रॉब्लम हो गई। हाँ, अभी कल भी मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब में, कुछ लगाया और एक ने तो टाटा के शोरूम से ही लगाया था सेंट्रल लॉकिंग, और उसके बाद से हो गई। इवन मैं कल एक वीडियो भी देख रहा था टाटा पंच की, उनकी स्टीयरिंग में दिक्कत आ गई थी जी। और वो यूट्यूबर ही है, लेकिन उनको इतना मॉडिफिकेशन का शौक है उन्होंने कि उसी मॉडिफिकेशन के कारण कुछ वायरिंग में फॉल्ट जरूर आया है, जिससे वो फॉल्ट आया, लेकिन लोग सोचेंगे कि पंच में दिक्कत है। पंच में दिक्कत है, यही अब ये बहुत बड़ी बात है, उसी से ब्रांड की वैल्यू खराब होती है, प्रोडक्ट खराब होता है, ये सोचना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, एक नेगेटिव मेरे दिमाग में और आ रहा है। इस गाड़ी का जो टॉप एंड है, मतलब कहने का मतलब है कि जब आप इसको 3000 आरपीएम के पार करते हैं, चाहे कोई सा ही गियर हो, ये बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। फ्लैट हो जाती है। जैसे कि आप अगर, मैं इतना छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप स्विफ्ट भी भगाओगे ना, स्विफ्ट में ही पंजा दबाओगे तो जाती है पूरी, वो एक्सेलरेट करेगी, एक्सेलरेट करेगी, हाई स्पीड में भी एक्सेलरेट करेगी, ये लेवल में आ जाएगी, लेवल में चलते रहेगी, क्रूज करेगी बस। हाँ, थोड़ा पहाड़ों पे इस चीज पे क्या होता है कि जब आप ओवरटेक करते हो बस से, ट्रक से, तो आपके पास बहुत कम जगह होती है, तो ये और टाइम भी बहुत कम एक सेफ्टी कंसर्न भी है, हाँ, कि आपको थोड़ा सा कॉशियस ज्यादा रहना पड़ेगा टॉप स्पीड में। लेकिन फिर भी पहले ही हायर गियर लेके आप दूसरे गियर पे कर लो। फिर भी मैं नेक्सॉन को ना एक ड्राइवर्स कार मानता हूँ, तो इसको मैं स्टीयरिंग के ही मामले में मानूं। स्टीयरिंग क्योंकि अच्छा है इसका, स्टीयरिंग ठीक है, थोड़ा बहुत हैवी है लेकिन स्टीयरिंग ठीक है, हैवी है थोड़ा सा, लेकिन ठीक है, मतलब कि एक वो इलेक्ट्रिकल स्टीयरिंग जो होता है वाला फील नहीं देता है कि भैया एक फेक वाला फील नहीं है, फेक वाला फील, थोड़ा कनेक्टेड फील करवाएगा। जो आपको अनइवन वेयर दिख रहा है, ये उसी कारण है कि जो सर्विस सेंटर में जो अलाइनमेंट, जो पीरियोडिक अलाइनमेंट था, वो मिस हो गया, जिस कारण इसकी लाइफ कम हो गई। गाड़ी का डिज़ाइन काफ़ी शानदार है, और जो हम कह रहे थे कि ए पिलर थोड़ा चौड़ा है, तो अगर टाटा भी थोड़ा इनोवेटिव हो, यहाँ पर महिंद्रा की तरह, जैसे उन्होंने XUV 700 में जो बोरोन स्टील का इस्तेमाल करा है, जिससे कम स्टील का इस्तेमाल करके वही स्ट्रेंथ पाई जा सकती है इन ए पिलरों से, थोड़ा इनको पतला कर सकते हैं, इसके डिज़ाइन को थोड़ा चेंज करेंगे, जिससे ये आपका व्यू को थोड़ा कम ऑब्स्ट्रक्ट कर दे। अभी कूपे डिजाइन है तो ये थोड़ा सा पीछे से दबी हुई लगती है गाड़ी, आपको लगेगा कि हैचबैक का लुक आ गया है, लेकिन कूपे में है, हाँ, कूपे में है, तो वो थोड़ा सा मुझे तो सही लगता है, सही और है। अगर इसको अगर आप ऐसे कर दोगे तो ये फिर थोड़ा सा, इसके एरोडायनेमिक्स भी खराब होंगे। इतना ज्यादा सामान मैंने यहाँ तक देखा है पूरा, और इतने से ज्यादा, मतलब बड़े बड़े बैग नीचे आ जाते हैं, आपके छोटे बैग ऊपर आ जाते हैं, उसके ऊपर आपको जो और छोटे बैग रखने हैं वो भी आ जाते हैं, और सीट आपको फुली फोल्डेबल मिलेगी, ये भी है। मैंने आपको बताया 15 दिन की ट्रिप का 5 लोगों का सामान इसमें आ जाता है पूरा था, और वो भी हमारे साथ जो है फैमिली थी, मतलब लड़कों वाला सामान तो कम होता है ना। बाकी इंटेंस काफ़ी सही है, और एक तरीके से वही याद दिलाता है जैसे डार्क एडिशन में आते हैं। देखिए, इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है ना, इस गाड़ी को देख के आप कहीं से अंदर से भी नहीं कह सकते हो कि ये बेस मॉडल, वो डार्क एडिशन वाला फील है पूरा, डार्क एडिशन वाला फील है, और स्पोर्टी लगती है गाड़ी। और यहाँ देखिए ना, बेस मॉडल में भी आपको ड्राइव मोड है, तो ये तो भाई, और ये इसके इंटीरियर को एक अलग से एक लुक दे देता है, अलग से जैगवार इंस्पायर्ड लुक है। सेंटर कंसोल है ना ये। अभी जो नई वाली वो आई है ना, EV Max, सेम चीज है, बिल्कुल भाई। और मुझे मतलब ना, काफी मेरे जो फ्रेंड हैं वो लोग, जो इससे ऊपर वाला मॉडल है, वो कहते हैं यार वो ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे तो ये ज्यादा अच्छा लगता है, सही ये स्पोर्टी लुक देता है थोड़ा सा। और अब आप बैठ के एक बार दिखाइए, क्योंकि इसमें जो सीट है वो हाइट एडजस्टिंग के साथ नहीं आती, बेस मॉडल में, हाँ, केवल टॉप और इनमें तो आने लग जाती है, बाकी ये है। बट मेरे लिए बिल्कुल कंफर्टेबल है। सीटिंग कंफर्ट में मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, कि इसका जो ओरिजिनल जो कंफर्ट है ना, वो इतना अच्छा है कि मैंने इसमें सीट कवर भी नहीं लगाया। सीट कवर भी नहीं लगाई है, ये ठीक है, क्योंकि ना अगर धूप में गाड़ी खड़ी रहती है, वो लेदरेट वाले थोड़े, और वो लोग क्या करते हैं ना, बेसिकली रेक्सिन टाइप का कुछ लगा देते हैं, वो आपके कंफर्ट को और बेकार कर देता है, वो स्मेल भी करता है। और इसका क्या राज है, ये मैं भी देख रहा था, ये जो है ये कंपनी ऐसी देती है कि मैं आज देखो ओनरशिप रिव्यू करते हुए पता चल रहा है कि ये मिलता है, मतलब ये क्या रखने के लिए दिया हुआ है। स्टार्ट का ये स्लॉट होगा तो कंपनी ने वैसे ही बना दिया, और ऑप्शन देते हैं कि लगा लो करके, अब इसमें एक कवर ही दे देते, इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता, कवर भी नहीं दिया हुआ है, कवर भी नहीं दे रखा है कुछ। अगर ऐसा कुछ कवर रहता, 10-20 रुपए रखने के काम आता है गाड़ी चलाते समय भाई साहब। और अगर आप बेसिक चीजें देखेंगे, ये आपको इसमें अपने हिसाब से एडजस्ट करने का फंक्शन दिया गया, वही चीज वहाँ है जैसे क्रेटा के बेस मॉडल में आता है। IRVM आपको इसमें डे नाइट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ड्राइव को स्टार्ट करने से पहले एक बार इसके थोड़े से इंजन के NVH लेवल देख लेते हैं। तो अभी ये नेक्सॉन का 1.2 पेट्रोल इंजन स्टार्ट हो गया है, जो कि टर्बो चार्ज्ड है, लेकिन खास बात यह है कि XUV 300 और इसका जो इंजन है ना, दोनों ही आपको MPFI टेक्नोलॉजी के साथ मिलते हैं। इनमें GDI का फंक्शन नहीं है, लेकिन इनमें जस्ट एक टर्बो चार्जर को ऐड किया गया है। आप देखते हैं कि इंजन बे में जो आपको 3 सिलेंडर का इनका रेवेटरॉन सीरीज़ का पेट्रोल इंजन मिलता है, वो कितने धमाकेदार परफॉर्मेंस देता है। तो ये है इनका 3 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन, जिसमें यहाँ पर आपको टर्बो चार्जर देखने को मिलेगा, हल्की फुल्की आपको वाइब्रेशन मिलेगी,
वाइब्रेशन तो आप ज़रूर फील करेंगे। साथ ही आप फायरवॉल देखेंगे तो उसमें जो इंसुलेशन है ना वो अप टू द मार्क नहीं है, थोड़ा सा कम है, लेकिन ठीक है, ऑफर किया गया है। बाकी देख सकते हैं आप बात से भी थोड़ा जो इसके सारे ये पार्ट है, इसका जो माउंटिंग है, बुशिंग है, 20,000 चलने के बाद थोड़ा बहुत तो वेयर एंड टेयर यहाँ पर आप फील करेंगे। जो रबर के आप पाउडर कंपोनेंट देख रहे हैं ना, ये इसी का जो माउंटिंग है उसी का गिरा हुआ है। बिल्कुल ऑफ रोड है, खड़ी चढ़ाई है गाड़ी, खड़ी चढ़ाई है और कोई हम मोशन बना के नहीं आ रहे पीछे से, मतलब कि जैसा मेरे एक फ्रेंड की शिकायत थी, उसके पास इको स्पोर्ट्स पेट्रोल थी, तो वो थोड़ा सा पुश करके लाता। हाँ, पुश करके जाती थी ऐसी जगहों पे। तो यहाँ पर को बहुत ही प्यार नहीं, इंजन तो वो कौन सा वाला था, 4 सिलेंडर वाला था, 3 सिलेंडर वाला, जो उनका ड्रैगन सीरीज का था। नहीं, इंजन तो वो भी ठीक है, लेकिन ये है कि थोड़ा हाँ वो अब वो कहीं पर उनको लैग फील होता था ऐसे रास्ते पे, लेकिन यहाँ पर को हम जब देख रहे हैं अभी ठीक है, कहीं से कहीं तक ये देखिए कोई सही है। दिक्कत नहीं है। अब मैंने इसमें गियर भी चेंज कर दिया, सेकंड गियर पे आ गया हूँ मैं, और गाड़ी बढ़िया तरीके से चल रही है। देखिए अभी बिल्कुल सडन चढ़ाई के साथ साथ जो है टर्न भी था, गाड़ी प्यार से चल रही है, मतलब कि कहीं पर भी लैग फील नहीं है। बट अभी यहाँ पर हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि कट है। ये अपना जो हाईवे है ये पिथौरागढ़ हाईवे है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, भविष्य जी ला गए। यहाँ पर मैं बहुत गाड़ियाँ लाया हूँ, ये सिर्फ मैंने इनसे इसीलिए चलाई क्योंकि मुझे आज इनका ओनरशिप रिव्यू जानना है। जी। पहाड़ों की सड़कों में इनने बहुत वीडियो बनाई है, लेकिन अभी भी बताएंगे कि गाड़ी का क्या हिसाब किताब है। बताइए सर, आपको जो सस्पेंशन का थोड़ा स्टिफनेस है वो हम बात कर रहे थे, लेकिन जब इस स्पीड पे आती है 30 से ऊपर आ चुकी है, तो यहाँ पर उतना नोटिस नहीं हो रहा है। आपको बैलेंस लगता है, बैलेंस लग रहा है। मेरे को इसलिए बैलेंस लगता है इसका सस्पेंशन, क्योंकि देखिए अगर थोड़ा और सॉफ्ट होता तो गाड़ी में बॉडी रोल फिर बहुत बॉडी रोल आता, कंट्रोलिंग कम हो जाती। बिल्कुल कंट्रोलिंग कम हो जाती, और इस गाड़ी की विड्थ जो है और गाड़ियों से ज़्यादा है, थोड़ी ज़्यादा, 1800 मिलीमीटर है। हाँ 1810 है। 1810 है। हाँ, तो वो 1810 के आसपास है, मतलब इवन क्रेटा से भी ज़्यादा है। क्रेटा से भी ज़्यादा है, मतलब ये स्कॉर्पियो के आसपास आ जाती है, क्योंकि इसके जो व्हील आर्चेस है वो बहुत बाहर को है। 10 mm जो है स्कॉर्पियो से कम है। कम है, और उसके हिसाब से इस गाड़ी को कंट्रोल करना सस्पेंशन पे ही सबसे बड़ा दारोमदार है। यस। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर, जब ये 3rd गियर में है थोड़ा इंजन देने लग जा रहा है अपना। हाँ यहाँ पर ना बिल्कुल, उसको ऐसा है कि एक स्पेसिफिक स्पीड चाहिए 30 से ऊपर, बिल्कुल थोड़ा ना। देखिए यहाँ पर को जो है थोड़ा सा विजिबिलिटी, हाँ विजिबिलिटी भी कम हो जाएगी। हाँ। और जब आप सिटी मोड पे चलेंगे तो आपको कंटिन्यूस जो है एक बना के रखना पड़ेगा, मौसम टाइप यार। वो टर्बो इंजन का एक कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ड्राइवर्स कार मानी जाए तो ठीक है। तो ऑल एंड ऑल देखेंगे तो नेक्सॉन अच्छा ऑप्शन है, लेकिन फिर भी आपके पास अगर थोड़ा कुछ ऐसा है कि भाई साहब और क्या चाहिए, फिर आप क्या रिकमेंड करोगे? नेक्सॉन छोड़नी है तो आँख बंद करके ब्रेजा। देखिए ये मैं केवल एक एक्सपेक्ट पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ओवरऑल जो है पैकेज की बात कर रहा हूँ। मारुति है, हाँ, इवन सर्विस नेटवर्क है, वो तो है ही, वो तो है ही। आपको जो गाड़ी में चाहिए ना, उस प्राइस रेंज को लेते हुए ले रहा हूँ मैं। सबसे मेन चीज क्या होता है गाड़ी खरीदने के लिए? पैसा। ठीक है, अब आपको कितने खर्च करने पे कितना मिल रहा है, वो ब्रेजा सबसे ज्यादा ऑफर करती है। अब हम थोड़े खुले हाईवे में आ गए हैं। ये पहाड़ों का हाईवे है जो कि एक लॉन्ग स्ट्रेच रहेगा। देखिए सबसे अच्छी बात इस गाड़ी की क्या है ना, इसका जो स्टीयरिंग फीडबैक है और रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है पहाड़ों के लिए जी। तब आपको कनेक्टेड फील होगा जी। ये सबसे अच्छी इस गाड़ी की बात है। और आप इसको जितना काटोगे उतनी ही गाड़ी मुड़ेगी। एक चीज़ मैं आपको बता रहा था, जैसे एवरेज को रिलेटेड जो बात थी वो आप यहाँ पे दिखा भी सकते हैं इस टाइम पे कि कितना एवरेज गाड़ी शो कर रही है। हाँ, यहाँ पर 16.5 kmpl का है और 130 किलोमीटर की ट्रिप है। इसमें सर का रानीखेत का भी ट्रिप रहा है जो अपहिल भी है। हाँ। आज भी ये अल्मोड़ा से लमगढ़ आए हुए हैं, वो भी अपहिल का पार्ट है। और मतलब मिक्स कंडीशन है पूरी। ज़्यादा अभी ये गाड़ी चलाई है जो कि शूट पे भी काफ़ी ज़्यादा चली है, थोड़ी देर खड़ी भी रही है, वो भी बात है। तो मतलब अगर आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जो बिल्कुल ऑलराउंडर है, जो भविष्य जी भी कह रहे थे स्टार्टिंग से, तो ये सही ऑप्शन है आपके लिए। लेकिन अगर आप, मैं भविष्य जी से ये भी कहना चाह रहा था कि क्यों नेक्सॉन नहीं ले बंदा, तो उनका यही कहना था, क्या था कि इंजन थोड़ा अगर और ऐसा चाहिए जिसमें ज़्यादा आपको कभी भी ना सोचना पड़े कि थोड़ा कुछ हो रहा है, तो आप ब्रेजा का 1.5 पेट्रोल कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अभी तक वो सेफ्टी फ्रंट उसका नई वाले का कुछ कंफर्म नहीं है कि प्लेटफॉर्म कौन सा देंगे, ग्लोबल सी आएगा या फिर हार्टेक में शिफ्ट हो जाएंगे, और आगे डोल आश्रम भी दिख सकता है आपको। मतलब गाड़ी ये जो है ना, अगर मैं आपको सिंपल कहूँ, यही गाड़ी अगर मारुति की होती तो ये ब्रेजा से ऊपर होती। ब्रेजा से ऊपर होती है करीब 12 लाख से स्टार्ट हो रही होती मारुति में, 11-12 लाख से, क्योंकि अभी नेक्सॉन की कूपे भी आने वाली, बिल्कुल तो वो होने भी वाला है। वो सही है आपकी बात। मतलब अभी यही है कि
प्रोडक्ट प्रीमियम है, Premium। बस आपको ये नहीं सोचना है कि इसकी रिलायबिलिटी में कोई इशू है, ये है। आप इसको टेस्ट ड्राइव करिए, एक्सपीरियंस आपको ओनरशिप वाला हमने बताया है। बाकी ऐसी और नई वीडियोस के साथ बने रहिए हमारे साथ। अभी हम अल्मोड़ा में हैं, अब मैं इसका थोड़ा एक ड्राइव रिव्यू आपके लिए लेके आता हूँ, उसमें मैं अपना एक्सपीरियंस आपके लिए दूंगा कि पहाड़ों में गाड़ी कैसे चलती है। मिलते हैं ऐसी और नई वीडियोस के साथ, आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय। भविष्य जी की तरफ से भी आप सभी को थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू सर, आपने चैनल में मुझे इनवाइट करा, मुझे बहुत अच्छा लगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है हर्षित जी से, और काफ़ी पूरा दिन हमने स्पेंड करा एक साथ, तो पूरा दिन हो गया है। बिल्कुल। ठीक Thank you, है बहुत-बहुत। दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।